बाहर से खेत खलिहान, अंदर से रॉयल ससुराल। सोनाक्षी के घर के बाहर उसके गरीब माता पिता अपनी खेती में ट्रैक्टर चलवा रहे हैं ताकि मिट्टी की मरम्मत हो जाए। वहीं मिट्टी के घर में सोती सोनाक्षी इस ट्रैक्टर की आवाज से बिस्तर पर अपने मुंह को तकिए से दबाती हुई। इन लोगों ने तो मुझे दुखी करके रख दिया है। कितना शोर कर रहे हैं ये लोग। अरे रोज रोज इस ट्रैक्टर की आवाज से मेरी नींद खराब होती है। वो लगातार ट्रैक्टर की आवाज आने की वजह से सोनाक्षी उठकर बैठती है और कमरे से बाहर आती है। माँ, पिताजी, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये रोज ये खेत में ट्रैक्टर चलवाकर मिट्टी की मरम्मत करनी जरूरी है क्या? आप इसे एक हफ्ते में एक बार नहीं करवा सकते? बेटी, अगर हमने हर दिन मरम्मत नहीं की ना इस मिट्टी की, तो इस गर्मी में हमारे खेत की मिट्टी बंजर हो जाएगी और फिर इस बंजर जमीन पर सब्जियों का उगना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तेरे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तू क्या इतनी देर से सो रही है? चल, आप मेरे साथ इन सभी सब्जियों के खेत में पानी डाल। मतलब मेरी नींद खराब हो गई है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सिर्फ अपने इस खेत की चिंता है। बेटी, ऐसे मत बोल, इसी खेत से हमारा घर चल रहा है। अब ये सुनकर सोनाक्षी चुप हो जाती है और फिर अपनी माँ के साथ खेत में पानी पटाने लगती है। बता बेटी, आज तुझे अपने खेत में से कौन सी सब्जी तोड़कर खिलाऊं? हो मम्मी प्लीज, मुझे आपकी सब्जी और इस खेत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाप रे, कितना चिड़चिड़ करती है। ठीक है, मत बता। वैसे आज गर्मी बहुत है, लौकी बना लेती हूँ। अब ताजी सब्जियां तोड़कर सावित्री अपने घर के चूल्हे में कद्दू की भुजिया, चने की दाल और चावल बनाती है, जिसे पूरा परिवार आनंद लेकर खाता है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से बहुत तेज तेज बारिश होने लगती है। वहीं सोनाक्षी बारिश में भीगती हुई अपने घर आती है तो देखती है कि उसके मिट्टी के घर के बाहर बारिश के पानी की वजह से ढेर सारा कीचड़ जमा हो गया है। अब सोनाक्षी जैसे ही उस पर चलने की कोशिश करती है, कीचड़ में उसका पैर फिसलता है और वो धड़ाम से टमाटर के पौधों पर जाकर गिर जाती है, जिससे टमाटर फूटकर उसके मुंह पर लग जाता है और पैर कीचड़ में सन जाता है। अब गुस्से से झुंझुराती हुई सोनाक्षी, माँ कहाँ हो आप? जल्दी से बाहर आओ। अब सोनाक्षी की माँ बाहर आती है। अरे ये क्या हो गया? बेटी संभाल कर नहीं चल सकती थी क्या? कपड़े मुंह सब गंदा कर लिया। बस करो माँ, ये नहीं कि घर के आगे थोड़ा सा फर्श बनवा लो। अरे इस कीचड़ की वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए और फेस पर आपके ये खेत के टमाटर लग गए। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन तेज तेज आंधी आने लगती है और उस आंधी की मिट्टी घर के अंदर तेजी से घुस रही होती है। सोनाक्षी जो बेड पर बैठकर पढ़ रही थी, उसकी आंखों में धूल घुसने लगती है। हे भगवान, कितना बकवास घर है मेरा। काश मेरा घर भी रॉयल होता, जिसकी दीवारों पर टाइल्स लगी होती, खिड़कियां भी फूस की ना होकर शीशे की होती, जिससे बाहर का धूल घर के अंदर ना आ पाता। अब सोनाक्षी इतना कहती है कि तभी उसके घर में उसकी सहेली ईशा और प्रीति आती है। अरे बाप रे सोनाक्षी, तू कैसे रहती है यहाँ पर? यहाँ कितनी धूल उड़ रही है। ऊपर से तेरे घर के बाहर वो खेत, उसमें से भी बहुत धूल निकल रहा है। सच में यहाँ पर डस्ट बहुत है आसपास। यार मैं तुझे क्या बताऊं, मैं खुद अपने सब्जी के खेत से परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन फिर क्या करूँ? अब इससे मेरा घर चलता है तो हैंडल तो करना पड़ता है। आओ बैठो तुम सब। अब जैसे ही ईशा और प्रिया बैठती हैं और थोड़ी सी बातें करनी शुरू करती हैं कि वैसे उसके माता पिता खेत में मोटर चला देते हैं और मोटर की तेज आवाज से ईशा, प्रिया, सोनाक्षी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। अरे सोनाक्षी, तू क्या बोल रही है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये बाहर से आवाज क्या आ रही है? सच में इतनी तेज आवाज हो रही है, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है। मैं जा रही हूँ, बाद में आऊंगी। अब सोनाक्षी अपने दोस्तों के साथ बाहर आती है, जहां वो देखती है कि उसके माता पिता मोटर चलाकर पाइप से खेत में पानी पटा रहे हैं। पिताजी, आप 2 मिनट रुक नहीं सकते थे क्या? आपके इस मोटर की आवाज से मेरी फ्रेंड के सर में दर्द हो गया। वो 2 मिनट घर के अंदर बैठ भी नहीं पाई। अरे बेटी, बाहर इतनी धूल उड़ रही थी, अगर खेत में पानी नहीं डालते तो ये सारे सब्जी के पौधे हवा के झोंके से टूट जाते। इट्स ओके आंटी, चल छोड़ सोनाक्षी, हम जा रहे हैं, हम फिर कभी आएंगे। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और धीरे धीरे अब सोनाक्षी के माता पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है। सावित्री अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब हमारी बेटी सोनाक्षी शादी की उम्र की हो गई है। आप कुछ सोच रहे हैं इसके बारे में कि नहीं? तभी सोनाक्षी कहती है, देखो माँ, शादी करनी है तो कर दो, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं किसी ऐसे घर में शादी नहीं करूंगी जिसे खेती बाड़ी का शौक हो। मुझे शादी के बाद ऐसा ससुराल चाहिए जिनका घर आलीशान हो, घर में टाइल्स लगी हो, ताकि मिट्टी से मेरा दिमाग खराब ना हो। बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी फरमाइश अपने गरीब माता पिता से कर रही है तू? इतने में तो हम बिक जाएंगे। मुझे नहीं पता, लेट से ही सही, लेकिन मैं शादी तो ऐसे ही घर में करूंगी।
अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और सावित्री एक दिन अपनी चचेरी बहन से अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांगती है और 2 से 3 दिन के अंदर सावित्री की चचेरी बहन एक सुंदर खूबसूरत लड़के का रिश्ता लेकर सावित्री के घर आती है। अरे कौशल्या, आ गई तू। ये बता, तुझे कोई लड़का मिला मेरी बेटी के लिए? हाँ, मिल गया है, तभी तो आई हूँ। वैसे लड़का बहुत पैसे वाला है और उसे तेरी बेटी भी पसंद आ गई है। उन्होंने मुझे कब देखा, जरा बताइए तो कौशल्या मौसी, जो मैं उन्हें पसंद आ गई? तू अपनी मौसी को ओल्ड फैशन समझती है क्या? सुन, तू एक शादी में गई थी और उस शादी में मैंने चुपके से तेरी तस्वीर खींच ली थी और आज वही तस्वीर मैंने लड़के वालों को दिखा दिया। अब वो तुझे बहुत जल्दी देखने आने वाले हैं। अरे बहन, वो इतने पैसे वाले हैं तो क्या उन्हें मेरा ये घर और ये खेत पसंद आएगा? अरे तू चिंता मत कर, सब भगवान पर छोड़ दे। अब इसी तरह से 2 से 3 दिन गुजरते हैं, जिसके बाद एक आलीशान घर में रहने वाले रॉयल परिवार गरीब सोनाक्षी को देखने के लिए उसके घर आते हैं। अब लड़के की माँ घर के बाहर छोटा सब्जी का खेत देखकर, अरे वाह, कौशल्या ने तो बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता बताया। ये लड़की तो मेरे घर में आकर बहुत अच्छे से मेरा खेत खलियान संभाल लेगी, क्योंकि इसकी तो खुद ही सब्जियों की खेती है। माँ अंदर चलो ना, क्या हो गया, आप क्या देख रही हो? अब लड़के वाली घर के अंदर आते हैं। अरे आ गए आप लोग, आइए बैठिए। अब सोनाक्षी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। सावित्री जी, आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, हमें पहली नजर में ही पसंद आ गई। और आपके घर के बाहर जो सब्जी का खेत है वो भी काफी सुंदर है। अब ये सब सुनकर सोनाक्षी, ओ गॉड, मेरी अमीर सास को मेरा ये छोटा सा ये खेत कैसे पसंद आ सकता है? ये तो काफी रॉयल परिवार के हैं, ना इनको इन खेती बाड़ी से क्या लेना देना। खैर, मुझे तो खेत खलिहान से सख्त नफरत है। बेटी, तुम्हें मेरा बेटा पसंद तो आ गया? जी, मुझे लड़का पसंद है। और बेटा, तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई? जी माँ जी, मुझे भी लड़की पसंद है। हे भगवान, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप जैसे रॉयल परिवार का रिश्ता मेरे गरीब घर की लड़की के लिए आया है। मुझे तो लगा था कि आपको मेरा रहन सहन पसंद नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं, घर बार में क्या रखा है जी, आपकी बेटी समझदार है, बस हमें इतना ही काफी है। बाकी अगर आप लोगों को मेरे घर आना हो तो अपनी बेटी को लेकर तो आप आ सकते हैं। अरे नहीं नहीं, हमारे में शादी से पहले लड़की अपने ससुराल में पैर नहीं रखती है। और बाकी रही मेरी और इसके पिता की बात, तो हम लोगों को तो आपसे बात करने में ही इतना अच्छा लग रहा है कि हमें विश्वास है कि आपके घर जाकर मेरी बेटी खुशी रहेगी। अब लड़के वाले रिश्ता फिक्स करके वहां से चले जाते हैं। अब कुछ ही दिन में सोनाक्षी के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब सोनाक्षी की सहेलियां जो उसके हाथों पर मेहंदी लगा रही होती हैं वो कहती हैं, सोनाक्षी, अब तो तू खुश हो जा, तेरी शादी एक रॉयल परिवार में हो रही है और वहाँ जाकर तुझे आसपास कहीं कोई सब्जी देखने को नहीं मिलेगी और ना ही मिट्टी के फर्श पर तुझे चलना पड़ेगा। हाँ, रॉयल परिवार में जाकर तू एक लग्जरी लाइफ स्पेंड करेगी। सच में यार, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं बहुत इरिटेट हो गई थी यहाँ अपने खेत खलिहान से। अब अपने रॉयल ससुराल में जाकर सुकून से रहूंगी। अब इसी तरह से 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर सोनाक्षी की शादी पूरे विधि विधान के साथ अर्पित से हो जाती है। अर्पित शादी करके एक बड़ी सी कार में सोनाक्षी को बिठाकर अपने घर की तरफ ला रहा होता है। कितनी बड़ी कार में बैठकर मैं अपने रॉयल ससुराल जा रही हूँ। वैसे एक बार विंडो से देखती हूँ कि कितनी दूर है मेरा ससुराल। अब आधा फेस विंडो से बाहर निकालकर सोनाक्षी बाहर देखती है, जहाँ उसे चारों तरफ सिर्फ खेत खेत नजर आ रहे होते हैं। हमारा रॉयल ससुराल का घर कब आएगा अर्पित जी? मैं कब से देख रही हूँ, बाहर यहाँ सिर्फ और सिर्फ सब्जियां सब्जियां ही दिख रही हैं। ये इतना बड़ा खेत खलिहान आना कब खत्म होगा? सोनाक्षी, बस बस, ये लो आ गया हमारा घर, चलो आओ मेरे साथ। अब अर्पित कार का दरवाजा खोलता है और सोनाक्षी बाहर निकलती है। अब सोनाक्षी देखती है कि उसके ससुराल के घर के बाहर सीधे हाथ और उल्टे हाथ में ढेर सारी सब्जियों की खेती हो रखी है। साथ ही उसके रॉयल बंगले की दीवारों पर सब्जियों की बेल लटक रही है। बालकनी में भी तोरई लौकी लटक रहे हैं और ऊपर की बिल्डिंग पर कुछ खिड़कियां हैं और उन खिड़कियों पर भी सब्जियों की बेल लहरा रही है। पूरा घर सब्जियों की खेती से ढका हुआ है। अब ये देखकर सोनाक्षी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहती है, अर्पित जी, मुझे मेरे ससुराल जाना है, लेकिन आपने तो मुझे खेत खलिहान में लाकर खड़ा कर दिया है। सोनाक्षी अंदर चलो, अंदर चलकर तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। अब ये सुनकर सोनाक्षी और ज्यादा घबराती और डरते डरते अपने ससुराल के अंदर आती है, जहां उसकी सास हाथों में आरती की थाली लिए खड़ी होती है। वहीं संगमरमर के फर्श पर चावल का कलश और कुमकुम की थाल रखी होती है। आओ बहू, इस कलश को गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब सोनाक्षी घबराती हुई अपने सीधे पैर से कलश गिराती है और फिर दोनों पैर कुमकुम की थाल में रखकर अपने ससुराल में प्रवेश करती है।
अब सोनाक्षी जैसी अपने ससुराल में दाखिल होती है वो अपना ससुराल देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि बाहर से जहां उसका ससुराल खेत खलियान से भरा था, अंदर उतनी ही ज्यादा रॉयल और लग्जरी चीज रखी हुई थी। चारों तरफ एसी की ठंडक, दीवारों पर टाइल्स, फर्श पर संगमरमर के पत्थर, सीढ़ियों पर स्टील की चमकदार ग्रिल लगी हुई थी। बाप रे, बाहर का खेत खलियान देखकर तो मुझे लग रहा था कि मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली ये शादी करके। लेकिन ये क्या, मेरा ससुराल बाहर से खेत खलियान से भरा है और अंदर से एक रॉयल घर। अरे ये क्या अर्पित जी, मेरा ससुराल का घर अंदर से रॉयल और बाहर से खेत खलियान से भरा हुआ है, ऐसा क्यों? हाँ बहू, ऐसा ही है, कुछ अनोखा ससुराल तुम्हारा। चलो जाओ, अब तुम आराम कर लो, बाकी की बातें कल कर लेंगे। चलो भाभी, मैं कमरे तक ले चलती हूँ। अब सोनाक्षी अपने लग्जरी बेडरूम में आकर अपने पति के साथ रेस्ट करती है। अब अगले दिन सोनाक्षी तैयार होकर एक्सपेंसिव साड़ी गहने पहनकर रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है। अब खाना बनाने के बाद सोनाक्षी सभी खाने को लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। घर के सभी सदस्य खाना खाते हैं। तभी सोनाक्षी कहती है, अम्मी जी, पापा जी, आप लोगों ने बताया नहीं कि हमारे रॉयल घर के बाहर इतना विशाल खेत खलिहान क्यों है? बहू, तुम अभी इतने सवाल जवाब मत करो, तुम अभी बस घर के अंदर की रॉयल दुनिया को संभाल, बाहर का सब कुछ हम खुद देख लेंगे। ये सुनकर सोनाक्षी अब चुप हो जाती है। अब सब लोग खाना खा लेते हैं, जिसके बाद सोनाक्षी सभी झूठे बर्तनों को धो के रख देती है। अब अगले दिन सोनाक्षी नहा धोकर अपने कुछ कपड़ों को सुखाने के लिए छत पर जाती है कि तभी सोनाक्षी का पैर छत के फर्श पर फैली हुई सब्जियों की बेल में उलझ जाता है। अब सोनाक्षी अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाती है तो वो देखती है कि छत की ग्रिल से लेकर फर्श तक चारों तरफ सब्जियों की बेल फैली हुई है। अब सोनाक्षी के एक हाथ में गीला कपड़ा होता है और एक हाथ से वो पैरों की बेल हटाने की कोशिश करती है। अरे कोई छत पर आओ और मेरी मदद करो, मेरा पैर इस सब्जियों की बेल में बुरी तरीके से फंस चुका है। अब सोनाक्षी इतना बोलती है कि इतने में तेज तेज आंधी आनी शुरू हो जाती है और उसके हाथ का कपड़ा उड़कर घर के बाहर के खेत खलियान की सब्जियों पर आकर गिर जाता है। तभी वहां मीनू आती है। अरे भाभी, आप यहाँ बेल में कैसे फंस गई? मैं कुछ करती हूँ। अब मीनू झुककर सब्जियों का बेल अपनी भाभी के पैर से दूर करती है और उठकर खड़ी होती है। चलिए भाभी, हो गया। एक मिनट मीनू, ये सब क्या है? बाहर घर के छत पर भी इतनी सारी सब्जियां लगा रखी हैं। और मेरी बात सुनो, मेरी एक्सपेंसिव साड़ी उड़कर घर के बाहर सब्जियों के खेत में जाकर गिर गई है। कोई बात नहीं, उसे आप बाहर से उठा लेना भाभी। अब मीनू सोनाक्षी छत से नीचे आती हैं और सोनाक्षी घर के बाहर सब्जियों के खेत में जाकर अपनी एक्सपेंसिव साड़ी उठाती है, जिस पर हल्के टमाटर के दाग लग जाते हैं। हो गॉड, कितनी गंदी बदबू आ रही है। लगता है कोई सड़ा टमाटर मेरी साड़ी में फूट गया। मेरी एक्सपेंसिव साड़ी खराब हो गई इस खेत खलियान के चक्कर में। अब गुस्से से ये सारी बातें सोनाक्षी अपनी सास से कहती है। अरे बहू, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए ना। अगर तुम ध्यान से करती तो ना तो तुम सब्जियों के बेल में उलझती और ना ही तुम्हारी साड़ी उड़कर बाहर जाती। हे भगवान, मैंने तो सोचा था मेरी सास बोलेंगी कि मैं छत पर से पेड़ पौधे हटा दूंगी, लेकिन मेरी सास तो मुझे ही ठीक से चलने का ज्ञान दे रही हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान दूंगी। अब अगले दिन सोनाक्षी रसोई में खाना बना रही होती है और उसे वहां तेज गर्मी लगती है। ओह गॉड, कितनी गर्मी हो रही है रसोई में। इतने एसी कमरे में लगे, अगर एक एसी मम्मी जी रसोई में भी लगवा देती तो कितना अच्छा होता। खैर छोड़ो, रसोई में इतनी बड़ी खिड़की है, मैं इसे ही खोल लेती हूँ। अब सोनाक्षी जैसी खिड़की खोलती है, सब्जियों की बेल तेजी से रसोई के अंदर घुसने लगती है और कुछ कांटेदार शाखाएं सोनाक्षी की आंखों में चुभ जाती हैं। हे भगवान, खिड़की खोली नहीं कि सब्जियों की बेल ने मेरे गालों पर थपेड़े मार दिए। ओ, ये कांटेदार बेल मेरी आंखों में लग गई है और मेरी आंखों में बहुत चुभन हो रही है। अब आंखों को मलती हुई सोनाक्षी हॉल में आती है। अर्पित जी, मम्मी जी, ये सब क्या है? ये सब्जियों की टहनियां हर जगह क्यों फैली हैं? आपको पता है मुझे रसोई में इतनी गर्मी लग रही थी और मैंने ठंडी हवा के लिए जैसे ही खिड़की खोली, कुछ कांटेदार सब्जियों की बेल खिड़की से रसोई में आने लगी और वो बेल मेरी आंखों में लग गई। सोनाक्षी, जब तुम जानती हो कि घर के बाहर तुम्हारा खेत खलियान है तो थोड़ी सावधानी से काम किया करो ना। हाँ बहू, अब तुम ध्यान खुद नहीं दोगी तो कौन देगा? हे भगवान, मतलब इन लोगों को अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही है कि इन्होंने पागलों की तरह इतनी सारी खेती कर रखी है, जिस वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। ये लोग हर बार मुझे ही समझाते हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं अब उस खिड़की को कभी जिंदगी में नहीं खोलूंगी। अब इतना कहकर सोनाक्षी ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोती है और कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन सोनाक्षी घर के सभी काम को खत्म करके
चलो सारा काम हो गया, एक काम करती हूँ, अब थोड़ी देर जाकर बालकनी में बैठ जाती हूँ, कम से कम वही मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। अब सोनाक्षी कॉफी का कप लेकर बालकनी में आती है तो बालकनी में भी ग्रिल पर चारों तरफ कई तरह के कांटेदार सब्जियों की बेल लटक रही होती है और जाने अनजाने में सोनाक्षी बालकनी के ग्रिल को कस के पकड़ लेती है, जिससे उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। अर्पित जी, कहाँ हैं आप? जल्दी यहाँ आइए। अब जहां सोनाक्षी परेशान हो रही होती है वहीं गांव की गरीब औरत सोनाक्षी को दर्द में देखकर उसे दुश्मनी भरी निगाहों से देख रही होती है। हम गरीबों को दी गई तकलीफ से तो ये तकलीफ बहुत कम है, ये जरा से खून को देखकर तड़प रही है। अरे उन गरीबों का क्या जिनकी आंखों से खून के आंसू निकले थे। अब अर्पित भागकर सोनाक्षी के पास आता है और खून देखकर उसके हाथ में रुमाल बांधता है। अरे ये सब कैसे हो गया सोनाक्षी? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो तुम कि ये सब कैसे हो गया? अरे आप लोगों का दिमाग खराब है क्या? हर जगह बस खेती की हुई है। अरे मैं यहाँ अपना मूड रिलैक्स करने आई थी और मेरे हाथ में एक कांटेदार सब्जियों की बेल घुस गई, जिससे मेरे हाथों से खून निकल रहा है। क्या फायदा मेरे रॉयल ससुराल का, जहाँ मैं अपने मन को फ्रेश ही नहीं कर सकती। अच्छा तुम शांत हो जाओ, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लेकर आता हूँ। नहीं, पहले मुझे बताओ कि आप लोगों ने घर को बाहर से देहाती जैसा क्यों कर रखा है? अरे जब हमारे पास इतने पैसे हैं तो उसके बाद भी आप लोगों ने इतनी सारी खेती क्यों कर रखी है? सोनाक्षी तुम्हें हर बात का जवाब मिल जाएगा, लेकिन समय आने पर। चलो अभी मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता हूँ। अब सोनाक्षी को अर्पित बाहर ले जाता है और उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता है, फिर बाहर ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खिलाता है। सोनाक्षी अब तुम्हारा मन ठीक है? हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। चलो फिर अब घर चलते हैं। अब सोनाक्षी घर आते वक्त रास्ते में, क्या फायदा मेरे इस मूड के फ्रेश होने का? घर जाकर तो फिर से उन्हीं सब्जियों के खेत खलियान को देखकर मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। अब सोनाक्षी घर आती है और अपने कमरे में आराम करने लगती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब मौसम में गर्मी के साथ साथ उमस भी बढ़ने लगती है और एक रात अचानक लाइट कट जाती है, जिससे सभी एसी बंद हो जाते हैं। वहीं सोनाक्षी गर्मी से परेशान होकर उठकर बैठती है और अपने कमरे की खिड़की खोल देती है। चलो बाहर से तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अब चैन की नींद आ जाएगी। अब सोनाक्षी जैसे ही गहरी नींद में जाती है वैसे ही खिड़कियों से सब्जियों के खतरनाक कीड़े उड़ते हुए कमरे में आते हैं और सोनाक्षी के गालों पर काटकर उड़ जाते हैं। अर्पित जल्दी उठो, मेरे गालों में सुई सी चुभन हो रही है, जैसे किसी कीड़े ने काटा हो, किसी जहरीले कीड़े ने। अरे सो जाओ, मच्छर होगा और कुछ नहीं। अब सोनाक्षी अपने गाल को रगड़ते रगड़ते सोने की कोशिश करती है, लेकिन सुबह हो जाती है और उसे नींद नहीं आती और सुबह तक सोनाक्षी का गाल फूल कर लाल हो जाता है और सोनाक्षी गुस्से से आग बबूला होते हुए बोलती है, मम्मी जी ये सब क्या है? आप इस खेत खलियान को घर के बाहर से हटा क्यों नहीं देती? उस दिन रसोई में मेरी आंख में कांटेदार सब्जियों की बेल लग गई, फिर हाथ में भी कांटे चुभ गए और अब गालों पर सब्जियों के कीड़े ने काट लिया। देखिए मेरा गाल कितना सूज गया है। रुको भाभी, मैं ठंडी ठंडी बर्फ लगा देती हूँ आपके गालों पर, इससे आपको आराम मिलेगा। अब मीनू गालों पर सोनाक्षी के बर्फ लगाने लगती है और गीता वहां से निकलने लगती है। तभी सोनाक्षी कहती है, मम्मी जी मेरी बात का जवाब दीजिए, मैं आपसे कब से पूछ रही हूँ कि आपने घर के बाहर ये देहातियों जैसे खेत खलियान क्यों बना रखे हैं जब हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। देख बहू, अभी तू मुझे बहुत गुस्से में लग रही है और अभी मैं तेरे किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहती। समय आने पर मैं तुझे सब समझा दूंगी कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। अब इतना कहकर गीता वहां से चली जाती है। सोनाक्षी भी अपने कमरे में अब जाकर आराम करती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन गांव की कुछ औरतें गीता के खेत खलियान से तरह तरह की हरी भरी ताजी सब्जियों को तोड़कर अपनी टोकरी में भर रही होती हैं। भगवान का शुक्र है कि गीता जी हमें अपने खेत खलियान से सब्जी लेने से मना नहीं करती, वरना तो जिस हिसाब से मेरे पति की कमाई है घर में चूल्हा भी नहीं जलता। सच कहा तुमने, कुछ समय से तो मेरे घर का चूल्हा भी ठंडा ही पड़ा था, लेकिन फिर किसी ने बताया कि गीता जी के खेत खलियान से हम सब्जी ले सकते हैं। अब बसंती और जानकी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां पर सोनाक्षी आ जाती है। अरे कौन है आप लोग और ऐसे फ्री फंड में हमारे खेत खलियान से सब्जी कैसे तोड़ रहे हैं? ये सब्जी क्या मुफ्त में आ रही है? चलिए छोड़िए, रखिए सभी सब्जियों को। अरे इन सब्जियों की वजह से मुझे कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है और आप इन सब्जियों को मुफ्त में लेकर जा रहे हैं। इतने में वहां पर गीता आती है। रुक जाओ बहू, तुम इनको कुछ मत कहो और इन्हें जो मन है वो लेने दो, और तुम पैसे की चिंता मत करो, मैं सालाना इन लोगों से पैसे ले लेती हूँ और आप लोगों ने अगर सब्जी ले ली है तो आप जाइए। अब सोनाक्षी ये सुनकर वहां से चली जाती है। अभी तो मैंने अपनी बहू को झूठ बोल दिया कि मैं इन लोगों से पैसे लेती हूँ, लेकिन एक समय आने पर मुझे अपने इस खेत खलिहान का सच अपनी बहू को बताना ही होगा। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं
और अब छत पर उगी रही सब्जियों की बेल की शाखाएं धीरे धीरे सीढ़ियों से घर के अंदर आने लगती हैं। और जब सोनाक्षी कपड़ों की बाल्टी लेकर सीढ़ियों पर चढ़ती है तो सब्जियों की बेल में उलझकर सोनाक्षी सीढ़ियों से गिर जाती है। बस अब बहुत हो गया। अब मैं ये एक एक सब्जी के पौधे उखाड़ कर फेंक दूंगी। अब गुस्से में सोनाक्षी सीढ़ियों पर आ रही सब्जियों की बेलों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगती है। ये देखकर गीता, राजेश, मीनू और अर्पित, अरे बहू ये क्या कर रही हो? सब्जियों के पेड़ क्यों तोड़ रही हो? तुम जानती हो ना कि हमारा कितना बड़ा खेत खलियान है, तुम उन्हें नुकसान पहुंचा रही हो। हाँ बहू मत करो ये सब, छोड़ो इन पौधों को। क्यों कर रही हो तुम ऐसे सोनाक्षी? हाँ भाभी, इन सब्जियों के पौधों को नुकसान मत पहुंचाइए। अच्छा, आपको मुझसे ज्यादा इन सब्जियों के पौधों की पड़ी है। आपकी खेत खलियान को कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन मुझे जो नुकसान पहुंच रहा है इन सब्जियों की खेती की वजह से, क्या आप लोगों को वो नहीं दिखाई दे रहा है? अरे आज मैं सीढ़ियों से गिर गई, उस दिन मुझे कीड़े ने काट लिया और ना जाने कितने हादसे हुए हैं मेरे साथ। लेकिन हर बार आप लोग बस मुझे समझाते हैं, लेकिन इस सब्जियों के खेत खलियान को खत्म करने के बारे में नहीं सोचते। आखिर ऐसा क्या है इस खेत खलियान में? बहू तुम्हें घर के अंदर रॉयल लग्जरी लाइफ मिल रही है ना, उसके बाद तुम्हें इन पेड़ पौधों और हमारे खेत खलियान से क्या लेना देना है? ये घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं है। और अगर कुछ सब्जियों की शाखाएं छत से फैलती हुई घर की सीढ़ियों तक आ भी गई तो उसे आराम से साइड भी तो कर सकती हो। देखा, फिर से मुझे ही समझाने लगे आप लोग। अरे आज मुझे सच जानना है कि आखिर क्यों आप लोगों ने ये गवारों की तरह घर के बाहर सब्जियों का खेत खलियान लगा रखा है। बहू, समय आने पर सब कुछ पता चल ही जाता है इंसान को। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा सा धैर्य नहीं है क्या? तुम रुक नहीं सकती? चली जाओ अपने कमरे में। अब सोनाक्षी गुस्से से दांत पीसती हुई वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बाद सोनाक्षी के फ्रेंड सोनाक्षी से मिलने उसके ससुराल आती हैं। अरे प्रीति, सोनाक्षी का ससुराल तो रॉयल था ना? उसकी शादी एक रॉयल ससुराल में हुई थी, लेकिन सोनाक्षी के ससुराल के बाहर तो बस खेत खलियान है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ तो हर जगह बस सब्जी सब्जी नजर आ रही है। अब इतने में सोनाक्षी वहां आती है। अरे तुम दोनों यहाँ आओ, चलो अंदर चलकर बैठकर बातें करेंगे। अब सोनाक्षी अपने दोनों फ्रेंड्स को कमरे के अंदर लेकर आती है, जहां खुली खिड़कियों से सब्जियों की बेल कमरे की दीवारों पर लटक रही होती हैं। सोनाक्षी ये सब क्या? अरे कुछ नहीं, बस वो हमारे घर के बाहर थोड़ा खेत खलियान है ना, तो लगता है ये सब्जियों की टहनियां ज्यादा बड़ी हो गई होंगी, इसीलिए उनकी शाखाएं खिड़की से अंदर आ रही हैं। अब सोनाक्षी सभी डालियों को पकड़कर खिड़की के बाहर करती है और खिड़की बंद कर देती है। सोनाक्षी ये सब क्या है? घर के बाहर खेत खलियान और अंदर से रॉयल घर, कोई लॉजिक नहीं है। और फिर तू भी परेशान हो रही है, सब्जियों की शाखाएं घर के अंदर आ रही है, ये सब तो हैंडल कैसे कर रही है? तुझे तो खेत से बहुत दिक्कत हुआ करती थी ना। यार मुझसे मत पूछो, मैं खुद इन चीजों से इरिटेट हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता चला कि मेरे ससुराल वालों ने घर को अंदर से इतना रॉयल और घर के बाहर इतना सारा खेत खलियान क्यों बना रखा है। अब कुछ देर बाद ईशा और प्रीति सोनाक्षी से मिलकर वहां से चली जाती हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। धीरे धीरे सोनाक्षी बहुत इरिटेट होने लगती है। अब एक दिन सोनाक्षी के रॉयल घर के अंदर एक गरीब औरत पैरों में कीचड़ लिए सिर पर सब्जी की टोकरी रखकर घुसती है। मालकिन, कहाँ हैं आप? मुझे आपसे मिलना है। अब गरिमा की आवाज सुनकर सोनाक्षी वहां आती है और वो देखती है कि संगमरमर के पत्थर उस गरीब औरत के कीचड़ लगे चप्पलों से गंदे हो चुके हैं। अब सोनाक्षी गुस्से से उसके सिर पर रखी सब्जी की टोकरी को अपने हाथ से धक्का देकर फेंकती हुई, अरे कौन हो तुम और ऐसे कैसे मेरे रॉयल ससुराल में घुसी आ रही हो? तुम्हारी हैसियत भी है यहाँ खड़े होने की? अरे तुमने अपनी इस 2 कौड़ी के चप्पल में लगे कीचड़ से मेरे संगमरमर का फर्श गंदा कर दिया। अब सोनाक्षी के मुंह से कड़वे शब्द सुनकर गरीब गरिमा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जी मुझे बस मालकिन से मिलना है। हाँ मुझे बोलो, क्या बात करनी है? मालकिन मालकिन क्या लगा रखा है? अब सोनाक्षी इतना कहती है कि तभी वहां पर गीता आती है। अब गीता न जाने क्यों गरिमा को देखकर उसके हाथ में पैसे थमाने लगती है। मम्मी जी ये क्या तरीका है? मैं इस गरीब औरत से लड़ रही हूँ और आप उसके हाथ में पैसे थमा रही हैं। आपको दिख नहीं रहा कि इसने कितनी बदतमीजी के साथ हमारे घर को गंदा कर दिया है? बहू चुप हो जा, हर वक्त हर जगह गुस्सा दिखाना सही बात नहीं होती। अब गरिमा रोते रोते पैसे लेकर वहां से चली जाती है। इतने में वहां पर मीनू, अर्पित, राजेश सब हाजिर होते हैं। भाभी आपने ऐसा क्या कहा उनसे? उनकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। हे भगवान, आप लोगों को उस 2 कौड़ी की गरीब औरत पर इतनी दया कैसे आ सकती है? और माँ जी आपने उसे पैसे क्यों दिए? क्या हमने उनका कर्जा खा रखा है? सोनाक्षी तुम कुछ जानती नहीं हो इसलिए इतना बोले जा रही हो। सच का पता लगेगा तो तुम्हारा मुंह भी बंद हो जाएगा। अब गुस्से से सोनाक्षी कहती है, हाँ तो बताइए ना, कैसा सच है जो मुझसे छुपा रखा है? मैं तो कब से जानने के पीछे पड़ी हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कुछ बताते ही नहीं हैं। अब
गीता एक लंबी सांस लेती है और फिर अपनी बहू से कहती है, ठीक है बहू, तुझे जानना है ना हमारे रॉयल घर के बाहर बने उस खेत खलियान के बारे में, तो सुन कि ये सब क्यों है। अरे हमारी जमीन हड़प ली उसने, उसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे पाई पाई जोड़ कर जमीन खरीद कर हमने कड़ी धूप में खेती की थी, लेकिन उस महेंद्र सिंह ने हमसे हमारा खेत, हमारी जमीन सब हड़प ली। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा। मेरी तो पत्नी भी गर्भवती है, उसे तो अभी पैसे और अनाज की बहुत जरूरत है। अब सभी किसान जब अपने अपने घर जाते हैं तो उनकी औरतें आंखों में उम्मीद लिए खड़ी होती हैं। सुखिया जी, कुछ पैसे की कमाई हुई है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। नहीं सीता, कुछ कमाई नहीं हुई और अब कमाई होगी भी नहीं, क्योंकि उस महेंद्र सिंह ने हमारे खेत की जमीन को हड़प लिया है। अब हम दाने दाने के लिए तरसेंगे। गोपाल जी, आप कुछ खाने का लेकर नहीं आए? मुझे बहुत भूख लग रही है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे माफ कर दो दुर्गा, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। हमें अब ऐसे ही भूख से तरसना होगा, क्योंकि हमारा खेत अमीर लोगों ने हड़प लिया है। अब धीरे धीरे इसी तरह गांव में भूखमरी फैलने लगती है। कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं तो कुछ अपने आप भूख से तड़प कर मर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र सिंह अपने आलीशान घर में राजा महाराजाओं वाली जिंदगी जी रहा होता है। कितनी आलीशान कोठी बनाई है मैंने, इसमें मैं और मेरे आने वाले वारिस सुख की जिंदगी जिएंगे। महेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इतना पैसा और इतना आलीशान कोठी मेरा होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। अब महेंद्र सिंह शकुंतला अपने आलीशान कोठी में बहुत खुश होते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करता। और इसी तरह कुछ महीनों में शकुंतला और महेंद्र सिंह को एक लाइलाज बीमारी हो जाती है और वो पूरी तरीके से बिस्तर पकड़ लेते हैं। मम्मी जी, पापा जी, हम आप लोगों का इतना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी सेहत ठीक नहीं हो रही। बहू, अब हमारी सेहत कभी ठीक नहीं होगी। अब हमारा समय आ गया है राजपाट छोड़कर जाने का। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलो। बेटा, यही सच है, ये सब हमारे घिनौनी कर्मों का फल है। ये सब आप क्या बोल रही हैं माँ जी? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बहू। कुछ समय पहले मैंने अपने इस रॉयल घर को खड़ा करने के लिए गरीब किसानों से उनकी जमीन छीन ली थी। उन्हें इस वजह से भूख से तड़पाना पड़ा और आज उन्हीं के आंसू मुझ पे पड़ गए हैं, जिस वजह से मैं आज इस स्थिति में हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, हमारे जाने के बाद तुम दोनों मिलकर गरीबों के लिए इस रॉयल घर के बाहर इतना बड़ा खेत खलियान बनाना, किस गांव के गरीबों को कभी खाने की अकाल ही ना पड़े। जी पापा जी, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ पिताजी, हम आपसे वादा करते हैं, हम सभी गरीबों का कर्ज उतार के रहेंगे। इतना कहते कहते शकुंतला और महेंद्र दम तोड़ देते हैं। बस बहू, तब से हम गांव के सभी गरीब वर्ग के लोगों के लिए घर के बाहर खेती करके रखते हैं। आज हम बेशक से आलीशान रॉयल घर के मालिक हैं, लेकिन उन गरीबों के हम आज भी कर्जदार हैं और हम जिंदगी भर भी उस कर्ज को चुकाएंगे ना, तो भी हम वो भरपाई नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से लोगों की मौत हो गई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। अगर आप मुझे पहले बताती तो मैं भी इनके साथ प्यार से ही पेश आती। बहू, हमें लगा कि तुम एजुकेटेड हो, हमारे विचार की अवहेलना करोगी, इसलिए हमने तुमसे सब कुछ छुपा कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं है पापा जी, बल्कि मैं तो कहूंगी अब हमारे पास इतने पैसे हैं तो हमने अपने घर के बाहर क्यों खेत खलियान बना रखा है। हम चाहें तो उन गरीबों को उनकी जमीन लौटा सकते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से उस जमीन पर खेती कर सके और इससे उन्हें फिर से व्यापार भी मिल जाएगा। वैसे तुम ठीक कह रही हो सोनाक्षी। बहू, तुम ठीक कह रही हो, और ये चीज हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन हमें लगा कि अगर वो हमारे घर की जमीन से चीज लेकर जाएंगे तो हमारा कर्ज अच्छे से कम होगा। लेकिन अब मुझे तुम्हारा फैसला ठीक लग रहा है और अब मैं ऐसा ही करूंगी। इससे तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुमने भी बहुत मुसीबत का सामना किया है। अब सोनाक्षी का पूरा परिवार गांव के गरीबों को जमीन बांटता है। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आपको नहीं पता आपने ये जमीन देकर हमारी कितनी बड़ी मदद की है। हाँ, इस जमीन को पाकर हमारे पास एक अच्छा व्यापार आ गया है। अब हम खेती भी करेंगे और बाजार में सब्जियां भी बेचेंगे। अब गांव के सभी गरीब वर्ग के लोग जमीन पाकर खुश हो जाते हैं। वहीं अब अर्पित कुछ लेबर्स को लगाकर अपने रॉयल घर के बाहर से सभी खेत खलियान को परमानेंट के लिए हटा देता है और जो सब्जियां निकलती हैं वो सब्जी वो गरीबों में बांट देता है। अब इस दिन के बाद सोनाक्षी अपनी रॉयल ससुराल में खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है।